तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की रफ्तार से इसको करेंगे कंप्लीट। क्या करना है, सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट, न्यूमेरिकल्स को अभी साइड में रख देंगे, न्यूमेरिकल्स को नहीं करेंगे, वो करेंगे बिल्कुल लास्ट में पेपर से पहले, यानी बोर्ड एग्जाम से पहले। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी कर लो कोई फायदा नहीं है उसका, मतलब पढ़ रखा है कर रखा है सब कुछ तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने उस्ताद हो बिल्कुल करो, डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने कितने हैं, 7 8 10 नंबर के, और अभी करोगे मतलब अब तक नहीं कर रखा और अभी करोगे तो पेपर से पहले फिर भूल जाना है। तो पेपर से पहले बस मेन न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उससे पहले थ्योरी कर लो अपनी सारी पक्की, यानी 70 नंबर आपके हाथ में कर लो पक्के। और उसके लिए सबसे पहले आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स करना, जिसमें हमने करना है आज सिर्फ थ्योरी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक तरीके से करेंगे कि थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स आपके इसके अंदर कवर करने हैं, क्या क्या आपको लर्न करना है, और जिसने कर रखा है उसका एक बार फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, और जिसने नहीं कर रखा तो भाई जितना कराऊंगा बस उतना ही करना है, उसके अलावा थ्योरी में कुछ नहीं करना। स्पीड रहेगी थोड़ी फास्ट, तो माइंड को भी अपना थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे रख लो ताकि फटाफट से कैच कर सके, पूरी तरह से करो फोकस और स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपके पास 13 फॉर्मूले हैं ये, और इन्हीं 13 फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर है, थ्योरी भी और न्यूमेरिक्स भी। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में हमें कौन सा पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, जो कि किस पे बनती है, इंसुलेटर पे। जैसे कि आपने बैलून को रब किया और दीवार पे चिपका दिया, ठीक है ना, कोम को रब करते हैं, उससे आपकी क्लिप्स वगैरह अट्रैक्ट हो जाती हैं, फिर थंडरस्टॉर्म के टाइम में लाइटनिंग होती है, वो सारी की आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अभी हमें 10th क्लास में कौन सी पढ़ी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बहती हुई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में बोले तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर जो मेन आपकी सबसे बेसिक टर्म्स आती हैं वो आपके पास है आई, वी और आर। आई क्या है, आई आपका होता है करंट। करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब झटका नहीं है, वो होता है शॉक। करंट का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लो, और किस चीज का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। तो करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, करंट आपका क्या है, करंट Q अपॉन में T, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी गिवन टाइम के अंदर कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, दैट इज योर करंट, या फिर रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। और करंट की ऐसा यूनिट क्या है आपके पास, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसको एएमपी भी लिख लेते हैं और ए भी लिख लेते हैं। और चार्ज की क्या आपके पास कूलम्स, और टाइम की क्या आपकी सेकंड। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, दैट द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। और इसी तरह आपको बोल दे भाई 10 एम्पियर बताओ क्या हो गया, तो 10 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 10 कूलम्स का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। 50 एम्पियर 50 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, और ये डिफाइन आता है 10 एम्पियर 2 एम्पियर, ये बताओ ऐसे वोल्टेज के अंदर आ जाता है। तो डेफिनेशंस इन सब की आपको आनी चाहिए, और ऐसा यूनिट को डिफाइन करना आना चाहिए। समझ आई बात। करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा है, डिवाइस होता है आपका एमीटर। इस तरीके से इसका सिंबल होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, सीरीज में। और आइडियल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एमीटर की, आइडियल रेजिस्टेंस का मतलब एक एमीटर जो डिवाइस है उसका काम क्या है, करंट मेजर करने का, है कि नहीं। तो उसमें रेजिस्टेंस अपनी खुद की कितनी होनी चाहिए, आइडियल। अब साइंस में आइडियल चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम मान के चलते हैं अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आइडियल कितना होना चाहिए, उसमें 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आइडियल रेजिस्टेंस, 0। क्यों होनी चाहिए 0, क्योंकि अगर उसमें जरा से भी रेजिस्टेंस होगी तो जितना आपका सर्किट में करंट आ रहा है उसकी एग्जैक्ट रीडिंग वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, तो करंट उतना जा नहीं पाएगा उसके पास। तो आइडियल कितनी होनी चाहिए उसके अंदर, 0 होनी चाहिए। तो ये आपके सारे करंट के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं छोटे छोटे, जैसे एम्पियर को डिफाइन करना, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, फिर उसका डिवाइस कौन सा है मेजर करने का, कैसे कनेक्ट करते हैं उसको, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आइडियल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसकी। और फिर ये भी पूछ लेते हैं कि भाई सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं, हालांकि हम आगे थोड़ा सा कवर करेंगे, लेकिन आपको पता भी होगा सीरीज में क्या होता है, जब आप रेजिस्टर्स लगाते हो या डिवाइस कनेक्ट करते हो तो अक्रॉस ईच रेजिस्टर करंट क्या होता है आपका, सेम आता है। तो इसलिए हम कहां पे कनेक्ट करते हैं एमीटर को, सीरीज में, क्योंकि हर जगह से रीडिंग क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। क्लियर है बात। फिर इसके बाद आपका आता है V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर डिफाइन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट। यानी आपके पास एक क्लोज सर्किट है, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेकर आने में जितना उस पर वर्क डन हो रहा है, जितनी उस पर एनर्जी लगाई जा रही है, वो क्या है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि अगर मान लो ये आपका सर्किट है, तो अगर मान लो एक चार्ज को यहां से लेकर यहां तक आना मान लेते हैं, तो इस चार्ज को जो बैटरी में से आपके निकलेगा, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आने में जितना वर्क डन हो रहा है, जितनी एनर्जी लग रही है, वो क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो कैसे डिफाइन किया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट इसकी होती है वोल्ट, जिसको हम लिखते हैं वी ही। वर्क डन की क्या है, जूल्स, और अपॉन में चार्ज की क्या होगी, कूलम, यानी वोल्टेज इक्वल टू जूल्स अपॉन में कूलम। अब बोल दे डिफाइन करो 1 वोल्ट, तो कैसे करेंगे, when 1 joule of work is done on a unit charge to move it from one point to another in a circuit, then the potential difference said to be 1 volt। अब जैसे डोमेस्टिक वोल्टेज कितनी होती है, डोमेस्टिक वोल्टेज आपके पास है 200 से लेके 220 तक, ठीक है ना। तो 220 वोल्ट का मतलब क्या होगा कि 220 जूल्स का वर्क डन हो रहा है, 220 जूल्स का वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज के ऊपर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आने में उसको सर्किट के अंदर। वो क्या है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैं सोच मेरे आसपास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं दूर से इंफिनिटी से एक पॉइंट को, एक चार्ज को मेरी फील्ड तक लेकर आने में जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या है आपकी वोल्ट ही है। समझे बात, मेन आपको ये ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं। तो ये हमने डिफाइन कर ली, इसकी ऐसे यूनिट डिफाइन कर ली। अब इसके बाद क्या है आपका डिवाइस, क्या है इसको मेजर करने के लिए डिवाइस है आपके पास वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल के अंदर। पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपकी क्या होती है, सेम होती है अक्रॉस ईच रेसिस्टर या अक्रॉस ईच डिवाइस। सीरीज के अंदर करंट सेम होता है हर एक डिवाइस पे, और पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज आपकी सेम होती है हर एक डिवाइस पे। अब इसका क्या मतलब है फटाफट से समझो। मान लो आपके पास एक सर्किट है, 1 2 3 डिवाइस आपके कनेक्ट है एंड टू एंड, ठीक है ना। मान लेते हैं 20 वोल्ट की आपके पास आ रही है और टोटल करंट हमने निकाला, इसके अंदर आ गया आपके पास 5 एम्पियर का। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज में करंट सेम होने का, कि 5 एम्पियर का करंट इस पे भी आएगा, 5 एम्पियर का इस पे भी आएगा, और 5 एम्पियर का इस पे भी आएगा। यानी करंट क्या रहेगा आपका सीरीज के अंदर, सेम रहेगा। और पैरेलल में क्या मतलब हो गया, मान लो ये आपने 3 डिवाइस 1 2 और 3 पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, और मान लो आपके पास वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो इसका मतलब हो गया कि 20 वोल्ट इस डिवाइस को भी मिल रही है, 20 वोल्ट इसको भी मिल रही है, 20 वोल्ट इसको भी मिल रही है। सीरीज में करंट आपका सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपकी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर 20 वोल्ट है सीरीज में, तो हो सकता है इसके पास आ रहा हो 10 वोल्ट, इसके पास आ रहा हो 8 वोल्ट, और इसके पास आ रहा हो 2 वोल्ट, लेकिन ओवरऑल वोल्टेज उतनी ही होगी जितने की आपकी बैटरी की है, ना कम ना ज्यादा। समझे। तो सीरीज में करंट आपका सेम रहेगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर या ईच डिवाइस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपकी चेंज होती है, वो सेम नहीं रहती, लेकिन टोटल उतनी ही रहेगी जितने की आपकी सोर्स की है। और इसी का उल्टा हो जाएगा किसके अंदर, पैरेलल में, कि पैरेलल में वोल्टेज आपकी सेम रहेगी, यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट, लेकिन मान लो अगर टोटल सर्किट के अंदर 5 एम्पियर का करंट है, तो हो सकता है यहाँ पे 3 एम्पियर का आ रहा हो, यहाँ पे आपका 1.5 एम्पियर का आ रहा हो, और यहाँ पे आपका 0.5 एम्पियर का आ रहा हो, लेकिन टोटल उतना ही रहेगा जितना कि मेन सर्किट में आ रहा है। समझ आई बात। तो वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कि आइडियल रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। अगेन आइडियल चीज साइंस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। तो आइडियल रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि इसमें से करंट नहीं पास कराना, इसमें हमें किसकी रीडिंग चाहिए, एनर्जी की, वर्क डन की रीडिंग चाहिए जो उस करंट को पास करवाने में लग रही है। जैसे मान के चलो कि ये रेसिस्टेंस है, अगर ये ना हो तो करंट तो आराम से पास हो ही जाएगा, तो मुझे करंट की रीडिंग मिल जाएगी कितना करंट जा रहा है। लेकिन अगर बीच में रेसिस्टेंस आ गई तो करंट इसमें से पास नहीं हो पाएगा, लेकिन पीछे सोर्स से तो आया जा रहा है। तो जब करंट पास नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पे जितना एनर्जी लग रही है, इस करंट को पास कराने में जितनी एनर्जी लग रही है वो मुझे फील होगी, वो मुझे क्या होगा यहाँ पे रीडिंग आएगी उसकी। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, उस एनर्जी की रीडिंग देता है, उस वर्क डन की रीडिंग दे रहा है जो कि आपको करंट को पास कराने के लिए चाहिए। इसलिए उसमें आइडियल रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, कहने वाला बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। तो वोल्टेज का भी हमने देख लिया, ऐसा यूनिट हमने डिफाइन कर ली, डिवाइस इसका वोल्ट मीटर हो गया, पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं, आइडियल रेसिस्टेंस इसकी इन्फिनिटी होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक। और पैरेलल में क्यों करते हैं, क्योंकि पैरेलल में अक्रॉस ईच रेसिस्टर वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। अब हमने पढ़ा कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है वर्क डन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो जितना ज्यादा वर्क डन यानी जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा चार्ज जो है आगे की तरफ जाएगा। जैसे मान लो ये आपका एक चार्ज है,
और मैं इस पे एनर्जी लगा रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, तो ये क्या है, धीरे धीरे जा रहा है सर्किट के अंदर, बिल्कुल आराम आराम से मूव कर रहा है। अब मैंने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, यानी वोल्टेज मैंने बढ़ा दी, तो वर्क डन इस पे बढ़ गया, तो चार्ज भी क्या है, जल्दी जल्दी मूव हो रहा है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ज्यादा तेज कर दिया वोल्टेज, तो चार्ज और ज्यादा तेज बढ़ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज उतना ही फ्लो करेगा एक सर्किट के अंदर, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहीं से हमारे पास आ जाते हैं तीसरी चीज जो है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, उस केस में वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, यानी जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका करंट बढ़ता जाएगा, जितनी वोल्टेज कम होगी करंट भी उतना कम होता जाएगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, एक कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका, आर यानी रेसिस्टेंस, जिसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी ओम्स, और सिंबल है आपका ये, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, यहां से आर का फॉर्मूला क्या आ गया, आर इक्वल टू वी अपॉन में आई, और आर क्या आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि एक गिवन कंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट कितना ही कम ज्यादा कर लो, कितना ही बढ़ा दो, कितना ही कम कर दो, रेसिस्टेंस जो है उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसे, फटाफट से समझो। जैसे मान लो वोल्टेज आपके पास थी 20 और करंट आपके पास आ रहा था 5 एम्पियर का, तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं आर निकालने के लिए, वी अपॉन आई कितना हो गया आपके पास, 4 आ गया। अब मैंने वोल्टेज को कर दिया डबल, वोल्टेज को डबल करने का मतलब ये मेरे पास कितनी होगी, 40। तो अगर वोल्टेज डबल होगी, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो अगर वोल्टेज डबल हुआ तो करंट भी कितना हो गया, डबल हो गया। अब दोबारा कितना आया रेसिस्टेंस, 4 ओम का। अब मान लेते हैं इनिशियल रीडिंग से मैंने वोल्टेज को हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया तो करंट भी हाफ हो जाएगा, तो इसको हाफ कर दिया तो हो गया 10, इसको ये भी करंट भी आपका हाफ हो जाएगा, ये हो गया 2.5। तो अगेन कितना आया, 4। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को कितना ही कम ज्यादा करो, आपकी रेसिस्टेंस एक गिवन कंडक्टर, एक गिवन सर्किट, गिवन कंडक्टर के अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। और जो इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओमिक डिवाइस कहते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं, और इनको हमें नहीं पढ़ना, परे रखो, साइड में रखो, मेन आपको बस ओम्स लॉ पे फोकस करना है, क्लियर है। और ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा आपका, स्ट्रेट, ऐसे लीनियर। इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे रेसिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है तो यानी वो ओम्स लॉ का ग्राफ नहीं है, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितनी वोल्टेज उतना करंट बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा रहेगा। समझे बात को। और इसमें से ग्राफिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं, किस टाइप से, आपके पास ये ग्राफ आ गया और आपको बोल दिया कि बताओ इसके अंदर किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसकी रेसिस्टेंस कम है, कैसे बताएंगे। सिंपल सा तरीका है, बस करंट को देखो, करंट को आपको देखना है, ये आपका वी आई ग्राफ है, ये आपका करंट है, यहाँ पे करंट क्या है आपका ज्यादा आ रहा है, और यहाँ पे करंट आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है, यानी इस वाले में करंट आपका ज्यादा है। करंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस कम रहा होगा, रेसिस्टेंस मतलब रुकावट, हिंड्रेंस, जिसकी वजह से करंट आपका आगे पास नहीं हो पाता। क्यों होती है, कैसे होती है, अभी बिल्कुल डिटेल में नहीं आना, बस ऊपर ऊपर से समझो। रेसिस्टेंस का मतलब जो करंट को आगे पास होने नहीं दे रहा। तो अगर रुकावट ज्यादा होगी तो करंट तो जा ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर रुकावट कम होगी तो करंट आगे जा पाएगा। तो यहाँ पे करंट की रीडिंग ज्यादा है, यहाँ पे करंट की रीडिंग कम है, क्योंकि भाई स्टार्ट तो 0 से करेंगे ना, 1 2 3 4 5, यहाँ करंट ज्यादा, यहाँ पे करंट कम। अब करंट यहाँ पे ज्यादा, इट मींस रेसिस्टेंस यहाँ की क्या है, कम है, और यहाँ पे करंट आपका कम है, इट मींस रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2। और इसी में उल्टा क्या कर देंगे, यहाँ पे I कर देंगे और यहाँ पे V कर देंगे। ध्यान रखना, VI दे रखा है या IV दे रखा है। अब यहाँ पे I हो गया, अब इसके हिसाब से देखते हैं, अब इसके हिसाब से यहाँ पे करंट ज्यादा है और यहाँ पे करंट क्या है, कम है, इसमें करंट कम आ गया, अब यानी इट मींस कि इसकी रेसिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और इसकी रेसिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो ये ध्यान रखना, IV दे रखा है या VI दे रखा है, 2 के अलावा 3 भी लगा देंगे, 4 भी लगा देंगे, सब में ये लॉजिक लगाना है। तो हमने यहाँ बात कर ली कि भाई रेसिस्टेंस का वोल्टेज और करंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ रेसिस्टेंस की वजह से करंट और वोल्टेज भी लेना देना है। मतलब अगर वोल्टेज आपने बढ़ाई तो करंट बढ़ गया, रेसिस्टेंस उतनी रही, वोल्टेज कम कर दिया, करंट कम होगी, रेसिस्टेंस उतनी रही। लेकिन अगर रेसिस्टेंस कम ज्यादा कर दिया, क्योंकि रेसिस्टेंस मतलब रुकावट, अगर आपने रेसिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यानी V और I की वजह से R पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन R की वजह से V और I पे इफेक्ट पड़ेगा। और यहीं से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई जब वोल्टेज और करंट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा रेसिस्टेंस पे, तो रेसिस्टेंस पे किसका इफेक्ट पड़ता है। और थ्योरी में
पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है आपका लेंथ, दूसरा फैक्टर है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर और चौथा फैक्टर है आपका मटेरियल कि किस मटेरियल से वो बना है। जैसे लेंथ का क्या लेना देना है? लेंथ से रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर लंबी तार होगी तो उसकी रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगी और छोटी तार होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगी। जाहिर सी बात है ना कि अगर मान लो ये लंबी तार है और ये छोटी तार है तो इसके अंदर ज्यादा हिंड्रेंस आएगी आपके पास, इसको पार करने में ज्यादा दिक्कत आएगी बजाय कि इस तार को पार करने में। देखो हिंड्रेंस जनरली जो क्रिएट करते हैं वो प्रोटॉन करते हैं। आप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मत समझो फिलहाल, अभी बस ये देखो लंबी तार है तो रेसिस्टेंस ज्यादा है, छोटी तार है तो रेसिस्टेंस कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या लेना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया आपका ये चीज, ठीक है ना। ये हो गई आपकी थिक वायर, ये हो गई आपकी थिन वायर। गलती क्या करते हैं थिक वायर में बच्चे समझेंगे कि ये आपकी थिक वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा और ये आपकी थिन वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। ये नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज्यादा है वो आपकी थिक वायर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका कम है वो आपकी थिन वायर है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेसिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इसकी रेसिस्टेंस कम होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें क्या है कम है तो इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। समझे? तो अगर आपको डिवाइस कनेक्ट करना है ऐसी वायर के साथ जिसमें आपको रेसिस्टेंस कम से कम मिले तो कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे? शॉर्ट, लॉन्ग, थिक और थिन, इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे कि आपको मिनिमम से मिनिमम रेसिस्टेंस मिले? तो पहले लेंथ के हिसाब से बात करते हैं। तो लेंथ जितनी शॉर्ट होगी रेसिस्टेंस उतनी कम होगी, यानी शॉर्ट वायर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उसकी उतनी कम होगी, यानी थिक वायर। तो शॉर्ट और थिक वायर बनाओगे जिसमें आपको रेसिस्टेंस कम मिले। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हैवी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आपका अवन हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, इनकी जो वायर होती है, इवन की जो प्रेस हो गया, इनकी जो वायर क्या होती है शॉर्ट होती है और थिक होती है। देखिए जितने लाइट अप्लायंसेस हो गए जैसे कि आपका हेयर ड्रायर हो गया, आपका बल्ब हो गया तार वाला, तो उनकी क्या होती है वायर पतली होती है, लंबी होती है। तो हैवी डिवाइसेस में क्या होगा रेसिस्टेंस आपको कम चाहिए तो इसलिए उनकी क्या होती है शॉर्ट और थिक। कॉम्बिनेशन समझ आया? शॉर्ट क्योंकि रेसिस्टेंस कम, लेंथ कम तो रेसिस्टेंस कम, थिक मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। तो हमें ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या चाहिए थी? कम चाहिए थी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब कभी कभार यहाँ पे क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना देके सीधा सीधा आपको रेडियस या डायमीटर दे देते हैं, तो उसका क्या रिलेशन है? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर का स्क्वायर या फिर रेडियस का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे आपके पास ये सिलेंड्रिकल वायर है तो अगर आप इसे सामने से देखोगे तो आपको क्या लगेगा ये सर्कुलर। तो हमारे पास वायर तो सारी सिलेंड्रिकल होती, स्क्वायर में रेक्टेंगल में तो नहीं होती। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली ना देके रेडियस दे रखा है या डायमीटर दे रखा है तो सीधे सीधा उसको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि डायमीटर डबल कर दिया तो बताओ रेसिस्टेंस कितनी हो गई? तो भाई डायमीटर को डबल करने का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर, यानी रेसिस्टेंस कितनी हो गई? 1/4। डायमीटर को ट्रिपल कर दिया यानी डायमीटर का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, यानी रेसिस्टेंस कितनी हो गई? 1/9। और यही अगर उल्टा कर देंगे, बोलते कि भाई डायमीटर आपने 1/4 कर दिया तो 1/4 करने का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस आपका डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है तो रेसिस्टेंस इक्वल टू 1/1/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/16, यानी R इक्वल टू 1/1/16। 16 आपका यहाँ ऊपर चला जाएगा तो R कितना आ गया? 16 टाइम्स हो गया आपका। समझे? तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है तो सीधे सीधा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया रेसिस्टेंस हाफ हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रिपल कर दिया रेसिस्टेंस 1/3 हो गई। लेकिन अगर डायमीटर दे रखा है तो उसको क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो लेंथ का हो गया, एरिया क्या हो गया? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या ले देना? रेसिस्टेंस का टेम्परेचर से लेना देना है डायरेक्टली, यानी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से बढ़ता है टकराव जो चार्ज पार्टिकल जा रहे होते हैं। कैसे, क्यों, वो अब टाइम नहीं है समझने का, बस ये समझो कि टेम्परेचर से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी ने देखा हो तो पोकेमॉन का एपिसोड जिसके अंदर चाइज़ार्ड और मैगमार की लड़ाई होती है शुरू के अंदर, तो पिकाचू जब लड़ने जाता है मैगमार से वोल्केनो के अंदर तो उसका इलेक्ट्रिक करंट काम ही नहीं कर रहा होता, वो इलेक्ट्रिक शॉक थंडरबोल्ट मारता है उसका, वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मैग्मा के अंदर लड़ा होता है, वोल्केनो के अंदर लड़ा होता है। तो वोल्केनो में क्या हीट बहुत ज्यादा है, तो हीट बहुत ज्यादा है तो रेसिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है तो करंट आपका पास ही नहीं होता।
तो उसका सारा जो चार्ज होता है डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब करंट को पास नहीं कर पाता किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रिक अटैक ही नहीं कर पाता किसी भी तरीके से। खैर अगर देखा हो तो, नहीं देखा तो इतना समझो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट आपका पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज हो गई। चौथा है आपका मटेरियल। भाई मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल अपने क्या लिया है। जैसे कि हम बात करते हैं गुड कंडक्टर कौन से हमारे पास, कॉपर, एल्यूमिनियम है। बेस्ट की बात करो तो सिल्वर और गोल्ड है। टंगस्टन ले लो जिसमें रेसिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी, मर्करी ले लो जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो डिपेंड करता है वो मटेरियल आपने क्या लिया, कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो इसमें बस एक एग्जांपल ध्यान रख लेना। ये 4 फैक्टर हमारे पास हो गए। रेसिस्टेंस डायरेक्टली है लेंथ के, लेंथ बड़ी रेसिस्टेंस बड़ी। इनवर्सली है एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी वायर जितनी थिक रेसिस्टेंस उतनी कम, टेम्परेचर जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा। और मटेरियल पर डिपेंड करता है कि गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, वॉच कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, जैसे कि अगर मैं लिखा R डायरेक्टली टू L और इनवर्सली टू A, और यहीं से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट रिड्यूस कर देते हैं, तो आपके पास आ गया रो L बाय A। और ये रो क्या है आपके पास, रो है रेसिस्टिविटी। अब अभी तक रेसिस्टेंस चल रहा था, अब रेसिस्टिविटी आ गई, तो ये क्या बना है, तो रेसिस्टिविटी होती है आपकी, अगर इसको फॉर्मूले में देखें, इसको मैं थोड़ा शफल कर देता हूं, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, RA बाय L, यानी ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो रेसिस्टिविटी है क्या, क्वेश्चन आता है और इसकी SI यूनिट डिराइव करने को आती है। पहले SI यूनिट डिराइव कर लेते हैं। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये आ गया RA बाय L। कैसे आया समझ आया, रेसिस्टेंस L के डायरेक्टली था, A के इनवर्सली था, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट क्या आ गया, रो, यानी रेसिस्टिविटी, और रो को इधर रखा, बाकी सारी वैल्यू उधर ले गए, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। रेसिस्टेंस होता है मेरे पास ओम, एरिया का होता है मेरे पास मीटर स्क्वायर, और लेंथ होती है मेरे पास मीटर। तो मीटर से स्क्वायर को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ओम मीटर, ये आ गया इसकी SI यूनिट। क्लियर है। करंट की क्या थी, एम्पियर, इसकी क्या थी, वोल्ट। रेसिस्टेंस की क्या थी हमारे पास, ओम्स, जिसका सिंबल था आपका ओमेगा, और अब रेसिस्टिविटी की क्या आ गई, ओम मीटर। तो ये डिराइव आ गई कि कैसे आई ऐसे यूनिट इसकी। तो अभी तक रेसिस्टेंस था, अब ये रेसिस्टिविटी के आगे, क्या दोनों अलग चीजें हैं या सेम बात है, ये दोनों सेम बात है। कैसे कि रेसिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टिविटी व्हेन लेंथ ऑफ 1 मीटर। मान लेते हैं फॉर्मूला मेरे पास ये है ना, RA बाय L। अब लेंथ को मैं 1 मीटर लेता हूँ, यानी यूनिट मीटर ले लेता हूँ, तो इसको मैंने 1 ले लिया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिट मीटर ले लेता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या ले लिया, यूनिट मीटर ले लिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो ये दोनों 1 1 हो गए, तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों क्या हो गए, न्यूमेरिकली इक्वल हो गए। तो समझे रिलेशन क्या है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी आर न्यूमेरिकली इक्वल व्हेन लेंथ ऑफ यूनिट मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट मीटर स्क्वायर इज टेकन। ये तो हो गया परिभाषा, डेफिनेशन। अब एक्चुअल मतलब क्या है इसका, एक्चुअल मतलब ये हो गया कि मान लो ये आपके पास एक तार है, एक तार को हमने थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया। अब इसकी यूनिट लेंथ पे हर एक डिवाइस की, हर एक मटेरियल की अपनी एक रेसिस्टिविटी होती है फिक्स। ठीक है, मान लेते हैं, मान के चलते हैं इसकी रेसिस्टिविटी 3 ओम मीटर है, मान लो। ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, 3 ओम मीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट लेंथ पे, यानी यूनिट लेंथ कितनी थी, 1 मीटर लेंथ पे, और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो इसकी रेसिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3 ओम्स होगी। यानी फिर अगेन यूनिट लेंथ पे और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेसिस्टेंस कितनी मिलेगी, 3 ओम्स। फिर यूनिट लेंथ पे और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टेंस कितनी मिलेगी, 3 ओम्स। यानी पूरी तार के अंदर यूनिट 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 लेंथ और यूनिट यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टेंस भी कितनी होगी, 3 ओम्स की होगी। ये इसका मतलब है। और ऐसे डिफाइन करने के लिए बोल देंगे, आपको बोल देंगे कोई भी आपको मटेरियल दे दिया, कॉपर दे दिया, मर्करी दे दी कि इसकी रेसिस्टिविटी इतनी है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका सिंपल मतलब है, इट मींस दैट व्हेन length of unit meter and area of cross section unit meter square is taken, then the resistance is equal to जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी। समझे बात को, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब रेसिस्टेंस के तो 4 फैक्टर थे, लेंथ पे भी है, एरिया पे भी है, टेम्परेचर भी है, मटेरियल पे। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, रेसिस्टिविटी ना लेंथ पे करती है ना एरिया पे करती है, रेसिस्टिविटी आपकी डिपेंड करेगी किस पे, टेम्परेचर और मटेरियल पे। और अच्छी बात यह है इससे न्यूमेरिकल नहीं आने के, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं। कैसे, आपको बोल देंगे एक वायर थी, उसकी लेंथ आपने डबल कर दी, तो नई रेसिस्टेंस और नई रेसिस्टिविटी बताओ कितनी होगी। मान के चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, ऊपर से एग्जांपल हो। तो एक ओरिजिनल लेंथ ये थी, अब आपने इसको डबल कर दिया, तो डबल करने का मतलब क्या हो गया, इसके आगे एक ऐसे लगा दिया, इसकी लेंथ क्या हो गई आपकी, लंबी होगी। तो अगर लेंथ बढ़ गई तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी रेसिस्टेंस की कोई नई वैल्यू आएगी। लेकिन साथ में बोल दिया कि रेसिस्टिविटी बताओ कितनी हो गई, तो भाई वहां दिमाग मत लगाना, रेसिस्टिविटी में सीधा सीधा लिख देना नो चेंज, रेसिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ और एरिया रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करते। किसका इफेक्ट होता है, टेम्परेचर और मटेरियल का, और इससे क्वेश्चन नहीं आने के।
कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में डाल देंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको लेंथ इतनी है, एरिया इतना है, तो बताओ इसकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कितनी होगी। चेंज तो नहीं हुआ, उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है आपकी लेंथ और एरिया पे, लेकिन रेसिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पे। वो टेम्परेचर मटेरियल पे भी कर रहे हैं, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर मटेरियल पे करेगी, जिसके क्वेश्चंस नहीं आने के। क्लियर है जी। एक इसका बहुत ही क्लीशे वाला बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि आपको 3 तारे दे दी हैं, उसमें ए और एल आपको दे रखा है, और ए और एल दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है ए बी सी में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन रेसिस्टिविटी भी अगर आपको बोल दी लेंथ और एरिया के हिसाब से, तो सबसे पहले सिंपली लिख दो रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल 3 वायर, बशर्ते कि मटेरियल सेम होना चाहिए, वो लगभग आपका सेम ही होता है। तो रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम इन ऑल 3 वायर्स, ठीक है। अब रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेसिस्टेंस का सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, R इक्वल टू रो एल बाय ए। रो तो कांस्टेंट है, हमें पता चल गया, फर्क किसमें है, एल और ए में। तो पहले में एल एल ही है, ए ए ही है, तो ये एज इट इज रह लेते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट हम 1 मान के चल लेते हैं, इसकी यूनिट कितनी मान के चल लेते हैं, 1 मान के चल लेते हैं। अगले में आ जाते हैं, R इक्वल टू रो एल बाय ए। एरिया कितना है, डबल है, और लेंथ कितनी है, डबल है, तो यानी ये कितना हो गया, R इक्वल टू रो एल बाय 2 टू जा 4a, 4a, और रो एल बाय क्या था हमारा 1 था, तो नई R कितनी हो गई 1/4, तो इसकी रेसिस्टेंस कितनी आ गई 1/4। इस पे आ जाते हैं, अगेन फॉर्मूला सेम है, R इक्वल टू रो एल बाय ए। अब a कितना है, a/2, तो 2 ऊपर चला गया, और l कितना है 2, तो ये भी 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, सेम ही आ गया। तो इसकी R कितनी किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर, यानी इन दोनों की क्या है, रेसिस्टेंस सेम है, और इसकी रेसिस्टेंस सबसे कम है, यानी RA इज इक्वल टू RC विच इज ग्रेटर देन RB। ग्रेटर इसलिए क्योंकि इसकी तो कितनी आई है 1/4 आई है, और इसकी 1/1 आई है, समझे बात को। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं। डबल अप बाय फोल्डिंग बोल देंगे कि वायर थी, आपने उसको फोल्ड करके डबल कर दिया, ठीक है, ये स्प्लिट इनटू हाफ कर दिया, फिर डबल कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है इसके अंदर। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे आप सर्किट के अंदर। सर्किट, अच्छा सर्किट से याद आया, सर्किट डायग्राम आता है बनाना। एक तो भाई बेसिक सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी बैटरी, ये आपका बल्ब, एक रेसिस्टर लगा दो इसके अंदर, ये आपका की, स्विच और की में फर्क है, ये आपकी की है, स्विच आपका इस तरीके से बनता है। वहां ध्यान रखना कि आपको क्या क्या दे रखे हैं सिंबल, जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो अच्छे से रट लो कि क्या क्या सिंबल है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन, एक और चीज, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, 2 डायरेक्शन है। एक आप लेते हो कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल मतलब जो आमतौर पे चलती आ रही है पहले से ही, वो क्या हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और वो क्या आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट जो यानी करंट यानी प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। और जब आपसे पूछी जाएगी कि करंट के डायरेक्शन बताओ, तो आपको दिमाग में सोचना नहीं है कन्वेंशनल पूछी है या एक्चुअल पूछी है, ऑटोमेटिकली क्या मतलब है उसका, कन्वेंशनल पूछी है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, बात खत्म, ठीक है। तो पॉजिटिव से करंट आपका फ्लो करेगा। मान लो आपने यहाँ एमीटर लगा रखा है, प्लस माइनस लगाना मत भूलना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो अगेन प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है। फिर आपका ये रेसिस्टेंस है, और इसी के अंदर आप एरो लगा दोगे तो ये रियोस्टेट बन जाएगा, वेरिएबल रेसिस्टर बन जाएगा आपका, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, खासतौर से इन दोनों के भी ध्यान रख लेना, की और स्विच में क्या दे रखा है, की दे रखी है, स्विच दे रखी है। हालांकि मकसद दोनों का एक ही है, काम एक ही कर रहे हैं, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो गिवन होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से बना होगा ना सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम एक बार देख लेना, और ये ध्यान रखना डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल डायरेक्शन, और नेगेटिव से पॉजिटिव एक्चुअल डायरेक्शन। तो अब सीरीज और पैरेलल में आपके पास आएगा कि रेसिस्टर्स, आपके पास गिवन रेसिस्टर है, गिवन डिवाइसेस है, उसको सीरीज में लगाना है, उसको पैरेलल में लगाना है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि भाई सीरीज में ही क्यों लगाना है, पैरेलल में क्यों लगाना है। सीरीज का मतलब क्या हो गया,
एंड टू एंड कनेक्टर R1, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, 1 2 3 क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरीज हो गया। पैरेलल का मतलब ऊपर नीचे कनेक्टेड है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3 ऐसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल हो गया, आपका सीरीज हो गया। अब सवाल उठता है कि भाई सीरीज में क्यों लगाना है और पैरेलल में क्यों लगाना है। तो रीजन इसका फटाफट से समझते हैं। जैसे कि मान लो इसकी आपके पास है 2 ओम्स, इसकी है 3 ओम्स और इसके पास है 6 ओम्स। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3, सीधा सीधा हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कितना हो गया, 11 ओम्स हो गया। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो ये हो गया 1/2 + 1/3 + 1/6, ये आ गया 6/6 यानी 1। तो रेसिस्टर वही 3 थे, 2 के, 3 के और 6 के। जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया यानी एंड टू एंड कनेक्ट किया तो रेसिस्टेंस एकदम से ज्यादा आ गई, ओवरऑल रेसिस्टेंस ज्यादा हो गई। और उन्हीं तीनों को जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी जब आपको गिवन सर्किट के अंदर और गिवन रेसिस्टर्स के साथ मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए होती है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे। और जब मिनिमम से मिनिमम रेसिस्टेंस चाहिए तो कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको पैरेलल में करेंगे। तो ये क्लियर हुआ, सीरीज में क्यों कर रहे हैं, पैरेलल में क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब सीरीज में और पैरेलल में आपसे इनमें से क्वेश्चन थ्योरेटिकली क्या आता है, थ्योरेटिकल इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो एक डेरिवेशन आती है कि R1 R2 R3 को डिराइव करके था सीरीज और पैरेलल वाली, और दूसरा डोमेस्टिक सर्किट आपके कैसे कनेक्टेड होते हैं सीरीज या पैरेलल में। तो पहले डेरिवेशन देखते हैं। आपको बोल देंगे कि आपको 3 रेसिस्टेंस दे रखे हैं, R1 2 3 4 दे दिए, और आपको उनका फॉर्मूला डिराइव करना है कि सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस 1 2 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 2 दे रखे हैं 2, 3 दे रखे हैं 3, आपने रेसिस्टेंस ले लिए, ठीक है। R1 R2 R3 सबसे पहले मेंशन करोगे कि सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट। तो करंट तो तीनों में सेम है, यहाँ पे भी I आ रहा है, यहाँ पे भी I आ रहा है और यहाँ पे भी I आ रहा है, लेकिन वोल्टेज तीनों में क्या आ रही है, अलग आती है। यहाँ पे V1 है वोल्टेज, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। लेकिन सम ऑफ वोल्टेज कितना होगा, जितना की बैटरी की वोल्टेज है V। तो इसी से डिराइव करेंगे। हमें पता है सीरीज के अंदर V = V1 + V2 + V3, ठीक है जी यहाँ तक। अब ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा कहता है V = IR, ठीक है जी। तो V की वैल्यू IR पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने पुट किया IR = IR1 + IR2 + IR3। अब R1 R2 R3 किया, I1 I2 I3 नहीं किया, क्योंकि I क्या है आपका, हर जगह सेम है। तो अगर I सेम है तो I को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, तो यहां से भी I मेरा कॉमन आ गया, अंदर बचा R1 + R2 + R3, और I सेम है तो I से I आपका कैंसिल आउट हो गया, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ गया, R = R1 + R2 + R3। तो ये हो गया सीरीज की डेरिवेशन। अब इसी को पैरेलल में बोलते हैं कि भाई पैरेलल में बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, डिराइव करके बताओ। तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज, और चेंज क्या होता है आपका, करंट, यानी I1 I2 और I3, और टोटल कितना होगा, जितना कि आपका एमीटर शो कर रहा है। तो I = I1 + I2 + I3, और अगेन ओम्स लॉ से हमें पता है V = IR होता है, तो I क्या हो गया मेरे पास, V/R। ओम्स लॉ से I V = IR, तो I = V/R। तो I की जगह क्या रखूंगा, V/R। V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3। अब अगेन देखो यहाँ पे R1 R2 R3 लेंगे, V1 V2 नहीं लिया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो V को हमने निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे आया 1/R = V कॉमन आ चुका है यहाँ पे, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V आपका कैंसिल आउट हो गया, V से V आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, 100 दे रखे हो, सबको ऐसे निकालना है। क्लियर है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज पैरेलल की डेरिवेशन भी होगी। तो सीरीज पैरेलल में अब ध्यान क्या रखना है, सीरीज पैरेलल में सबसे पहले कि सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो जब आपको गिवन रेसिस्टर के साथ ओवरऑल रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में, और गिवन रेसिस्टर के साथ ओवरऑल रेसिस्टेंस आपको कम चाहिए तो पैरेलल में। और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, सीरीज में आपका करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है अक्रॉस ईच रेसिस्टर अलग होता है। और ये न्यूमेरिक्स में भी ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो सीरीज पैरेलल के है, फॉलोड बाय पावर एंड आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और पैरेलल में क्या चीज सेम है, वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट आपके क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला क्वेश्चन, पहला क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, जिसमें हमने ये सारे फैक्टर देखे थे। अब दूसरा थ्योरी के अकॉर्डिंग
इसमें क्या है ना, थ्योरी में आपके 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन जनरली बनते हैं, 3 नंबर के जो क्वेश्चन आपकी थ्योरी में बनते हैं वो आपके इसी में से बनते हैं, या तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में से बन जाएंगे, या सीरीज ऑफ पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट, या फिर लास्ट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशन। तो डोमेस्टिक सर्किट हमारे कैसे कनेक्ट होते हैं सब जानते हो आप, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा तो ये है कि पैरेलल में हमने देखा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने से हमें क्या, तो रेजिस्टेंस कम होगी तो भाई करंट आराम से जा पाएगा, और जब करंट आराम से जा पाएगा तो करंट वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से करंट जब आगे नहीं जा पाएगा, और हमें पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो करंट आपका जब जा नहीं पा रहा तो करंट खत्म तो हो नहीं जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, सारा हीट में चेंज हो जाएगा, तो यानी वो डिवाइस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से फायदा क्या है कि डिवाइस आपका हीट अप नहीं होता, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होने से फायदा क्या कि डिवाइस आपका गर्म नहीं होगा। दूसरी क्या एडवांटेज पैरेलल की, पैरेलल में सारे ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो हर किसी का इंडिविजुअल स्विच होता है, सेपरेट स्विच। तो सेपरेट स्विच से भी हमें क्या, बल्कि एक जलाओ सब जल जाए वो बेटर। सेपरेट से फायदा ये है कि मान लो आप घर में घुसे और आपने सब कुछ सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, जैसे ही आपने ऑन किया आपका एक ही टाइम पे ट्यूबलाइट भी ऑन, फैन भी ऑन, एसी भी ऑन, कूलर भी ऑन, आपका टीवी भी ऑन, वॉशिंग मशीन, मिक्सी वगैरह जो भी कनेक्टेड थे डिवाइस सारे के सारे ऑन हो गए। उससे क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग की वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट। तो सेपरेट स्विच होने की वजह से क्या होता है, आपका ओवरलोडिंग नहीं होती, समझे। फिर अब सीरीज में क्या है, डिवाइस एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज में कैसे, एंड टू एंड कनेक्टेड है। मान लो ये खराब हो जाए, आगे तक का सब खराब, आपने घर में सब कुछ सीरीज में लगा रखा है, आपका पंखा खराब हो जाए, आपकी लाइट भी गई, आपकी टीवी कनेक्शन भी गया, एसी कनेक्शन भी गया, सब खराब। लेकिन पैरेलल में फायदा क्या है, पैरेलल में सबके सेपरेट स्विच है, सबके पास सेपरेट जा रही है वोल्टेज, तो अगर एक खराब हो जाए बाकी आपके चलते रहेंगे। इफ वन माल फंक्शन अदर कंटिन्यू टू वर्क, अगर एक खराब हो जाए तो बाकी जो आपके चलते रहेंगे। तो ये एडवांटेज हो गई एक और पैरेलल की। और जो मेन है वो ये है कि पैरेलल में हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज सबके पास क्या रहती है, सेम रहती है। तो वोल्टेज जब सबके पास सेम है यानी सबको बराबर एनर्जी मिल रही है, बराबर करंट ड्रॉ करेंगे सारे के सारे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो जब वोल्टेज सबके पास सेम है तो एनर्जी सबके पास सेम जा रही है, तो डिवाइस जो है वो सही तरीके से चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा किसी कम वोल्टेज आ रही है, किसी पे ज्यादा वोल्टेज आ रही है, जिसको वोल्टेज की ज्यादा जरूरत है उसके बाद कम वोल्टेज आ रही है। तो वोल्टेज कम ज्यादा नहीं हो रही, वोल्टेज क्या है, सबको बराबर मिल रही है, अपने हिसाब से यूज करेंगे सबको बराबर वोल्टेज मिलेगी, 220 जो डोमेस्टिक वोल्टेज है। तो ये बेटर चीज है, ठीक है ना। तो ये सारी यहाँ पे क्या है, एडवांटेज है पैरेलल की। रेसिस्टेंस कम होने की वजह से हीट नहीं क्रिएट होती, सेपरेट स्विच है जिसकी वजह से ओवरलोडिंग नहीं होती, एक खराब हो जाए तो बाकी सारे चलते रहेंगे, और वोल्टेज सबको सेम मिलती है फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग। अब यही सारे डिसएडवांटेज सीरीज की है, क्या कि सीरीज में जब एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा। अब रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो करंट आगे तो जा नहीं पाएगा, तो होगा क्या, किसमें चेंज हो जाएगा, हीट में, डिवाइस आपका जल्दी फूक जाएगा। दूसरा, सबके क्या है, एक ही स्विच है, सबसे हिसाब एग्जाम्पल क्या, दिवाली की लाइट वाला, लगभग वही लेते हैं। तो अगर एक खराब हो जाए तो आगे तक जो है सारे जो सर्किट है पूरा ब्रेक हो जाता है, आगे चल ही नहीं पाएगा। तो अगर एक बीच में से खराब हो गया, आगे तक की क्या है, सारे बंद हो जाती है लाइट, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो लाइटिंग आती है वो इंटरवाइंड होती है, एक के साथ दो तीन तीन तारे जुड़ी हुई होती है। तो हमें लगता है कि चलो एक खराब हो गया बाकी तो चलता है, लेकिन अगर आप उसको इंडिविजुअल देखो तो एक तार में अगर एक बल्ब खराब हो गया तो उस तार के आगे तक के सारे बल्ब खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेज हो गई। फिर सबका एक ही स्विच है, एक स्विच होने की वजह से क्या, अब एक स्विच होने की वजह से आपने एक ऑन किया तो सारे अपने आप ऑन हो गए। अब सुनने में एडवांटेज लगती है कि भाई सबके एक ही स्विच है, मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, एक ऑन किया सारे ऑन हो गए। लेकिन दिक्कत किसके साथ आती है, जो लड़ियां वड़ियां हैं, लाइटिंग वगैरह है, छोटी मोटी जो डिवाइसेस है उनमें तो चल जाएगा, लेकिन अगर हैवी डिवाइस सारे आपने लगा दिए सीरीज के अंदर तो क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी, डिवाइस फूक जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो ये भी डिसएडवांटेज, ये भी डिसएडवांटेज। फिर वोल्टेज मिलती है डिफरेंट, वोल्टेज ही बराबर नहीं मिल रही। तो जब वोल्टेज ही बराबर नहीं मिलेगी, जिस डिवाइस को ज्यादा वोल्टेज की पता चले उसका कम वोल्टेज आ रही है, जिसका कम वोल्टेज पता चले उसके बाद ज्यादा वोल्टेज आ रही है, तो सही से फंक्शन नहीं हो पाएगी डिवाइस की, डिवाइस खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे सीरीज की क्या हो गई, डिसएडवांटेज। और कभी कभार गलती से पूछ लेंगे कि भाई सीरीज की एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज तो बहुत होगी, एडवांटेज बताओ। चलो कुछ नहीं करना, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। कैसे, इन्हीं सबको आप एडवांटेज के तौर पे कैसे बताएंगे।
जैसे भाई रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है करंट जो है कम ड्रॉ करेगा। तो बताओ कि अच्छी बात है कि भाई सर्किट में कम करंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये सेफर है हमारे लिए। है कुछ भी नहीं, डोमेस्टिक सर्किट के हिसाब से बात करें तो पैरेलल की ही एडवांटेज है, लेकिन फिर भी पूछने के भाई सीरीज के एडवांटेज बताओ, तो बस पर्सपेक्टिव चेंज करके बताना कि भाई रेसिस्टेंस ज्यादा है यानी करंट क्या होगा, कम होगा, कम करंट हमारे लिए क्या है, सेफर है। ठीक है। दूसरा कि स्विच क्या है, एक ही है। तो मान लो यार घर में आपको बहुत सारी लाइटिंग करनी है, बहुत सारी लाइट्स हैं आपके पास, एक ही रूम में आपके पास 5-5 10-10 लाइट है और सबके सेपरेट स्विच हैं, तो भाई तो ऑन ऑफ करने में दिक्कत होगी ना। तो यहाँ सीरीज क्या है, एडवांटेज की तरह है कि सबका एक ही स्विच है, एक ऑन किया सारे पैनल की लाइट अपने आप ही ऑन हो गई, तो ये एडवांटेज हो गई। फिर एक बंद हो गया तो आगे तक के रुक जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए एडवांटेज है भाई। कैसे कि भाई अगर एक बंद हो गया यानी कोई ना कोई डिफॉल्ट आया है, तो यानी हम उसको रुक के तसल्ली से चेक कर सकते हैं कि डिफॉल्ट ज्यादा बड़ा तो नहीं है, कम तो नहीं है, तो उसको रिपेयर कर सकते हैं या उसको हटा के सर्किट को वापस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। हुआ कुछ नहीं है, बस पर्सपेक्टिव चेंज करके बताना है। मेन इसके एडवांटेज पूछ लेंगे पैरेलल के और सीरीज की डिसएडवांटेज, लेकिन फिर भी अगर एडवांटेज पूछ ले तो 3 बतानी है कि करंट कम जा रहा है, हमारे लिए सेफर है। दूसरा सेपरेट स्विच नहीं है, एक ही स्विच है, तो ठीक है, बहुत सारी अगर लाइटिंग आपको ऑन करनी है तो उसके लिए बेटर है हमारे लिए एक ही स्विच होना। और अगर एक खराब हो जाता है तो वो भी हमारे लिए बेटर है कि हम सर्किट को दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कोई बड़ा फॉल्ट ऐसा तो नहीं है जो आगे और भी डिवाइसेस को हार्म कर सकता है, और सर्किट को वापस कंप्लीट कर सकते हैं। समझे बात को? ठीक है, तो भाई सीरीज और पैरेलल भी हो गया। अब सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास पावर का। पावर 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 क्या होती है? पावर को साइंस की भाषा में बोले तो पावर है आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम में बंदा कितना काम कर रहा है, दैट इज हिज पावर। पर एक्चुअल में क्या मतलब है? फिर पावर है तो ये एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी का क्या मतलब? पावर एनर्जी में फर्क क्या है? तो ये मान के चलो पावर हो गया, जैसे मेरे सामने टेबल रखा है और मैं इसको लिफ्ट करता हूँ, तो एक गिवन टाइम में मैंने जो एनर्जी लगा के इसको लिफ्ट किया, दैट इज माय पावर। अब उस टेबल को मैं कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता हूँ? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो मेरी क्या है? एनर्जी है। तो पावर क्या है? गिवन टाइम में मैं कितना काम कर रहा हूं वो मेरी पावर है, और उसी पावर को मैं कितनी देर तक लगा सकता हूं वो मेरी एनर्जी है। समझे? तो यहां से पावर की ऐसा यूनिट आती है हमारे पास वॉट। वर्क डन हमारा जूल्स होता है और ये होता है सेकंड। तो पावर को अगर हम डिफाइन करें कि डिफाइन 1 वॉट, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन द पावर इज नोन टू बी 1 वॉट। और ये बोल दिया कि भाई जैसे 50 वॉट है तो इसका क्या मतलब है, तो 50 जूल का काम हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। 100 वॉट का मतलब 100 जूल्स का काम हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। 20 वॉट का बल्ब होता है, 20 वॉट का मतलब क्या हो गया वहां पे कि 20 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। तो वॉट में रखनी है पावर। अब पावर में थ्योरेटिकल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पावर में ना डेरिवेशन है। आपको बोल देंगे कि पावर का रिलेशन बताओ, डिड्यूस द एक्सप्रेशन, डिड्यूस द रिलेशन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट, पावर, करंट एंड रेसिस्टेंस, पावर, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन बताओ। तो क्या करना है? डिराइव करना है। कैसे करना है वो देख लीजिए। डिराइव जब भी करते हैं तो भाई बेसिक फॉर्मूले, फंडामेंटल फॉर्मूले से करते हैं। तो पावर का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम। अब हमने वर्क डन का एक फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, वोल्टेज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वोल्टेज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो यहाँ से डब्ल्यू क्या आ गया मेरे पास? डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है भाई, तो v इंटू क्यू को मैं w की जगह पुट कर देता हूँ, तो पावर इक्वल टू v इंटू क्यू अपॉन में t। अब भी कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें नई सी चीज? तो q अपॉन में t मेरा क्या है? q अपॉन में t इज मेरा i। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ q अपॉन में t इज इक्वल टू i। तो यहाँ पे मैंने पावर v पहले ही आ चुका है, q अपॉन में t की जगह क्या लिख दिया मैंने? i। तो ये आ गया पावर इक्वल टू v इंटू i, यानी पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब अगर आपसे बोल देंगे पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट और रेजिस्टेंस या वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो यहां तक तो आपको डिराइव करना ही है। उसमें शुरू यहां से करना, ये दो फॉर्मूले लगाने, और यहां तक तो इन दोनों में डिराइव करना ही करना है। अब इसके बाद बस एक स्टेप रह जाएगा, वो है ओम्स लॉ। हमें पता है V इक्वल टू होता है IR, ठीक है ना। तो एक बार मैं V की वैल्यू जो है IR पुट कर देता हूँ। तो पावर इक्वल टू V की जगह क्या रखा? IR, I पहले से था तो क्या बन गया? पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सिंपल सरल। अब एक बार ओम्स लॉ यहां तक डिराइव कर लिया। अब उसके बाद V इक्वल टू IR था, अब I इक्वल टू V अपॉन में R भी तो हो सकता है। अभी वोल्टेज को रखा था, अब मैंने किसको रखा? करंट को। तो पावर इक्वल टू
वोल्टेज मेरी वोल्टेज ही रही, अब इस बार करंट को मैंने क्या रख दिया, V अपॉन में R, तो ये क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन में R। तो समझे कि V I तक तो डिराइव करना है, उसके बाद ओम्स लॉ लगाना है। V इक्वल टू आई आर, तो एक बार V रखोगे, और I इक्वल टू V अपॉन में R एक बार I रखोगे। तो V रखने से आ गया I स्क्वायर R, I की वैल्यू रखने से आ गया V स्क्वायर R। तो पावर के आपके पास चार फॉर्मूले हुए, W अपॉन में T, V इंटू आई, I स्क्वायर R, V स्क्वायर R। डिपेंड करेगा न्यूमेरिक्स के अंदर कि किस चीज की वैल्यू दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाने हैं आपको। और पावर में ना एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, सीरीज और पैरेलल में मान लो आपके पास तीन बल्ब आपके पास कनेक्टेड है, एक है 10 वोल्ट का, एक है 25 वोल्ट का, और एक है 40 वोल्ट का। ये तीन सीरीज में है, और ये तीन मान लेते हैं पैरेलल में, एक 40 का है, एक 10 का है, एक 25 का है। आपको बोलिए सीरीज में ज्यादा ब्राइटली कौन सा बर्न करेगा और पैरेलल में ज्यादा ब्राइटली कौन सा बल्ब बर्न करेगा। और ये ध्यान रखना 10th क्लास में हमारे पास जो बल्ब की हम बात करते हैं वो कौन सा बल्ब है, आपका फिलामेंट वाला बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब है, एलईडी वगैरह नहीं ले जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो आपको बताना है कि अगर आपने तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो सबसे ब्राइटली कौन सा करेगा, और पैरेलल में कर रखा है तो सबसे ब्राइटली कौन सा करेगा। तो सीधा सा ध्यान रखो, पैरेलल में जो कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में होते हैं, और हमें पता है जब हमें ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए होती है कमरे में तो ज्यादा वोल्टेज का बल्ब लेकर आते हैं। तो पैरेलल में बिना सोचे समझे जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो आपका क्या है, ज्यादा ब्राइटली करेगा, 40 वॉट का ब्राइटली बर्न करेगा। सीरीज में उल्टा हो जाएगा, सीरीज में ध्यान रखना जिसकी वोल्टेज सबसे कम होगी वो सबसे ब्राइटली बर्न करेगा, जिसकी वोल्टेज सबसे कम होगी वो सबसे ब्राइटली बर्न करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पावर का रिलेशन हमारे पास क्या है, पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। वोल्टेज को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं तो हमें क्या पता है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जिसकी पावर सबसे कम होगी रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट आगे जा नहीं पाएगा, वो सारा करंट किस में चेंज हो जाएगा, हीट में चेंज हो जाएगा, और वो हीट किस में चेंज हो जाएगी, आपकी लाइट में चेंज हो जाएगी। समझे बात को। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, उतनी ज्यादा लाइट, और जितनी कम रेजिस्टेंस करंट आराम से जा रहा है, हीट बन नहीं रही, लाइट बन नहीं रही। तो पावर सबसे ज्यादा इसकी है तो सबसे कम रेजिस्टेंस इसकी है। इसमें पावर क्या है, सबसे कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्सली का है। हालांकि ये V स्क्वायर अपॉन R से निकाला है, इसके बाद हम इसमें इस पे भी पुट करते हैं I स्क्वायर R में। इतना कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ, सीधा सीधा बस ध्यान रखो कि सीरीज के अंदर जिसकी पावर सबसे कम ब्राइटनेस सबसे ज्यादा उसकी, और पैरेलल में जिसकी पावर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस सबसे ज्यादा उसकी। क्लियर है। एनर्जी, एनर्जी का बहुत छोटा सा टॉपिक है थ्योरी के अंदर। एनर्जी में बस आपको ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूला है आपके पास, पावर इनटू टाइम। और यहाँ पे जो 10th क्लास में आप एनर्जी पढ़ रहे हो आपकी कमर्शियल एनर्जी है, यानी आपके पास आएंगे बिजली के बिल निकालने के लिए 2 हीटर, 3 गीजर, 1 टीवी, 2 बल्ब, इतने घंटे चल रहे हैं, इतने महीने तक चल रहे हैं, इतनी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की, बताओ कितनी पावर कंज्यूम हुई, कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, कितना बिल आया। तो ऐसे जब डिवाइसेस वाले क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उस केस में पावर आप क्या रखोगे, किलोवाट में रखोगे, और टाइम किस में रखोगे, आर में रखोगे। इसलिए एनर्जी की जो यूनिट होती है क्या होती है, किलोवाट आर, क्योंकि कमर्शियली निकालते हुए यानी डिवाइसेस के साथ ऑपरेट करते हुए पावर को किलोवाट में और टाइम को आर में रखना जरूरी है। अगर वॉट में दे रखा हुआ तो किलोवाट में चेंज करोगे, सेकंड में दे रखा हुआ तो आर में चेंज करोगे। कब, जब डिवाइस के न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे। और ये रिलेशन ध्यान रखना, 1 यूनिट बिजली का बिल दिखा होगा ना, यूनिट्स में आता है, आज इस महीने 20 यूनिट, इस महीने 30 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब कितना, 1 किलोवाट आर। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। और कभी कभार बोल देंगे कि भाई जूल्स में बताओ, इससे भी खुश नहीं है हम, जूल्स में निकालो, क्योंकि ऐसे यूनिट तो जूल्स भी होती है। तो जूल्स में लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखना है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो मान लो आपके कितना ही किलोवाट आवर निकल के आया, मान लो 500 निकल के आ गया, 500 किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किया एक महीने में, जूल्स में कितना हुआ, सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, तो जूल्स में आ गया आंसर। क्लियर है ये चीज। एनर्जी में बस इतना ही है। अब थ्योरी में जो लास्ट टॉपिक है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि बात की थी 3 है, एक आपका फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस, दूसरा आपका सीरीज और पैरेलल, और तीसरा आपका आ जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इनकी एप्लीकेशंस। तो देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि H जो है इक्वल टू I स्क्वायर RT है। अब सबसे पहले तो ये आ जाएगा भाई, इसको डिड्यूस करो, डिराइव करो, ठीक है, कर लेते हैं। वर्क डन होता है, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन है, और हीट क्या एक टाइप की एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इक्वल टू क्या है मेरे पास, V इंटू क्यू, क्योंकि V इक्वल टू W अपॉन में Q है, तो W क्या हो गया, V इंटू क्यू। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर, ठीक है जी। तो W इक्वल टू V की जगह रख दिया आई आर।
और Q क्या है मेरा, Q है मेरा IT, I इक्वल टू Q अपॉन में T है, तो Q क्या है IT, तो Q की जगह क्या रख देते हैं IT। ये सब बताओगे यहाँ पे रख के कि V को आपने कहाँ से लेकर आए, I को कहाँ से लेकर आए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका I स्क्वायर RT, वर्क डन। और फिर बताओ नीचे वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीट। इट स्टेट्स दैट heat produced is directly proportional to the square of the current passing through the conductor having resistance R for time t seconds। फिर से सुन लो, heat produced is directly proportional to the square of the current passing through the conductor having R resistance for time t seconds। तो यानी H जो है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। सबसे ज्यादा किससे, करंट, करंट बढ़ता ही हीट एकदम से बढ़ जाएगी स्क्वायर में, रेसिस्टेंस बढ़ गई, डबल हो गई तो हीट भी डबल हो गई, टाइम डबल हो गया तो हीट भी डबल हो गई, लेकिन ये स्क्वायर से। तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, एनर्जी है, तो जूल्स रहेगी इसकी। अब इसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है इसकी। पहला डिवाइसेस के अंदर, दूसरा इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर, और तीसरा फ्यूज वायर के अंदर। अगर आपसे एप्लीकेशन पूछे ना तो ये मत कर देना कि एक गीजर हो गया, एक टोस्टर हो गया, एक अवन हो गया, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन हो गए, ये तीनों एक ही है भाई, डिवाइस में आएंगे सारे के सारे, समझे। देखो जनरली क्या है, जनरली तो प्रेस का एग्जांपल लेते हैं डिवाइसेस के अंदर। जैसे कि आपके पास एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इन हीटिंग डिवाइसेस में ऐसा क्या होता है कि जो ये गर्म हो जाते हैं। तो हीटिंग डिवाइसेस में जो आपके एलिमेंट होता है, अगर आप इसको नीचे से खोल के देखो प्रेस को, जैसे कभी कभार क्या होता है ना, प्रेस गर्म नहीं हो रही होती तो हम क्या बोलते हैं, यार एलिमेंट खराब हो गया होगा। तो दुकानदार के पास लेके जाते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई इसका कार्बन जल गया, एलिमेंट खराब हो गया। तो होता क्या है बेसिकली, जो इसके अंदर नाइक्रोम की वायर है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। ये जो आपका एलिमेंट है ये किससे बना है, आपका नाइक्रोम की वायर से। और नाइक्रोम क्या है, आपका एक अलॉय है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अलॉय क्यों यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, चाहे वो आपका आयरन है, चाहे वो आपका गीजर है, चाहे वो हीटर है। वायर जनरली किसकी होती है, अलॉयज की होती है। क्वेश्चन दोनों में सेम रहेगा, आंसर दोनों में सेम रहेगा कि अलॉय क्यों यूज कर रहे हैं, नाइक्रोम की वायर क्यों यूज कर रहे हैं। पहला रीजन ये है कि इनकी रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब हमें पता है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेसिस्टेंस के है। तो जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो सही बात है भाई, रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब दूसरा, अब रेसिस्टेंस ज्यादा है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है हीट जब ज्यादा प्रोड्यूस हो तो एलिमेंट जो आपका ब्रेक हो सके, मेल्ट हो जाए। लेकिन इनके साथ वो समस्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ठीक है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हीट प्रोड्यूस होती जा रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ एकदम से रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, धमाका हो जाए, कंबशन रिएक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो तीनों तरीके से काम कर गए हमारे लिए। रेसिस्टेंस ज्यादा हो गई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गई, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए हम हीटिंग एलिमेंट्स में अलॉय का इस्तेमाल करते हैं या फिर नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जो कंडक्टिंग वायर है ये तो गर्म नहीं होती लेकिन एलिमेंट गर्म हो जाता है। तो भाई कंडक्टिंग वायर यानी नाम से ही क्लियर है ना, कंडक्टर है उसके अंदर। और कंडक्टर कौन सा है, कॉपर की वायर होगी। तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, रेसिस्टेंस कम होती है। तो रेसिस्टेंस जब कम है, करंट जब जा रहा है, तो करंट का लॉस नहीं हुआ, वो हीट में चेंज नहीं हुआ। समझे ना बात। तो कंडक्टिंग वायर क्यों नहीं गर्म हो रही, क्योंकि ये कंडक्टर से बनी है जिसकी रेसिस्टेंस कम होती है, करंट पास हो जाता है, वो हीट में चेंज नहीं होता। लेकिन जो आपका एलिमेंट है, जो बॉटम ऑफ द वायर है, उसके अंदर क्या है, नाइक्रोम या अलॉय, जिसके अंदर रेसिस्टेंस होती है ज्यादा। तो सारा करंट किस में चेंज हो गया, यहाँ के हीट में चेंज हो गया। इसका आ जाए, गीजर का आ जाए, हीटर का आ जाए, सब में सेम रीजन है। ये हो गई पहली एप्लीकेशन। अब दूसरी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, इनकैंडेसेंट बल्ब की। वो पीला वाला बल्ब आता है ना, इसमें फिलामेंट लगा होता है। तो इसमें भी हीटिंग इफेक्ट ही काम कर रहा है। कैसे, ये जो फिलामेंट होता है ये आपका बना होता है टंगस्टन से। अब टंगस्टन एक मेटल रहा, मेटल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब अभी हमने देखा अलॉय अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा था उसका, रेसिस्टेंस भी उसकी ज्यादा थी, ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है कि टंगस्टन के अलावा यहाँ पे गैस डालनी पड़ती है, या तो नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, ताकि वो रिएक्ट ना करे। अलॉय ले लेते सीधा सीधा। दो पर्पज हैं अलॉय ना लेने के। पहला, क्योंकि ये मेटल है और मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और हमें जो फिलामेंट चाहिए होता है बहुत ही थिन चाहिए होता है, तो इजिली ये थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा, जो नाइक्रोम हम अलॉय लेते हैं उनका
जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम पहुंचता है 1500 डिग्री तक, 1800 डिग्री तक। यहाँ बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए 2500 डिग्री, 3000 डिग्री। इतनी ज्यादा हीट जब प्रोड्यूस होती है तो वो हीट एनर्जी किसमें चेंज होती है, लाइट एनर्जी में। तो अलॉय है, तो जो अलॉय होते हैं वो इतने टेम्परेचर तक विथस्टैंड नहीं कर सकते। 1500, 1800, 2000 की रेंज में कर लेते हैं, सह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर पे वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लेते हैं, टंगस्टन, क्योंकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनसे भी कई ज्यादा होता है। और अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो जाती है लगभग 3-3,500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो सारी हीट किस में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में। तो जो लाइट आई है वो किसकी वजह से आई है, जो इतनी हीट रिलीज हुई है उसकी वजह से आई है। और वो हीट कौन विथस्टैंड कर पा रहा है, हमारा टंगस्टन, ना कि अलॉय। तो दो रीजन, डक्टिलिटी और दूसरा क्या, रेसिस्टेंस ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये मेटल है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मान लो बल्ब में हल्का सा भी क्रैक है तो जैसे टेम्परेचर रीच करेगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके बल्ब क्या हो जाता है, फूक जाता है, फट जाता है, इसलिए फट जाता है। तो इसलिए हम क्या डालते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन या फिर आर्गन डालते हैं, जो कि अनरिएक्टिव है। तो जब इतना टेम्परेचर बनता है वो साथ के साथ टेम्परेचर किसमें चेंज हो रहा है, आपका सारा लाइट के अंदर चेंज हो रहा है। तो वो हीट किसमें गई, लाइट के अंदर चेंज हो गई। समझ आए। और एक चीज और ध्यान रखना, जो हमने पढ़े थे ना ओम्स लॉ, ये वाला, कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I और रेजिस्टेंस रिमेंस द कांस्टेंट। लेकिन ये आपका नॉन ओमिक डिवाइस है, समझे, यानी ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है और करंट कम हो जाता है। इतना डीप में लॉजिक मत लगाओ, बस ये ध्यान रखो, नॉन ओमिक डिवाइस अगर पूछे तो आपका इनकैंडेसेंट बल्ब जो है, फिलामेंट वाला बल्ब जो है वो आपका नॉन ओमिक डिवाइस होता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इसमें बस आपका यही बेसिक्स है कि टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होती है, जो कि सारी हीट को किसमें चेंज कर रहा है, लाइट एनर्जी में वो चेंज कर देता है। तो ये भी किस पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है फ्यूज वायर। पहले के टाइम में यूज करते थे फ्यूज वायर। और फ्यूज एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है, और इसको हम किसी भी डिवाइस, जैसे मान लो आपका टीवी है, ठीक है, तो टीवी के तार में यहाँ सीरीज में हम लगाते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और होता क्या है इसके अंदर, बहुत ही पतली थिन वायर, टिन प्लेटेड कॉपर की बहुत ही पतली सी वायर होती है, टिन प्लेटेड कॉपर की बहुत ही पतली सी वायर होती है। तो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई इसकी, ज्यादा हो गई, ठीक है ना। अब डिजायर्ड अमाउंट से, मान लो टीवी जो है वो 4 एम्पियर का करंट देता है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया फ्यूज 5 एम्पियर का, ठीक है ना। तो 4 एम्पियर का करंट देता है, 5 एम्पियर का आपने फ्यूज लगा दिया, ठीक है, 5 एम्पियर तक करंट को आने दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर 6, 7, 8 ज्यादा करंट पीछे से आएगा तो क्या होगा, जैसे ही ज्यादा करंट पीछे से आएगा, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस हाई है, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होते ही फ्यूज आपका फूक गया, लेकिन डिवाइस आपका बच गया। अब इसमें क्या है कि घरों के अंदर एक हैवी अप्लायंसेस होते हैं और एक लाइट अप्लायंसेस होते हैं, यानी हल्के फुल्के टीवी, पंखा वगैरह हो गया। इनके लिए जो फ्यूज रेटिंग चाहिए होती है वो आपको चाहिए 5 एम्पियर की। और जो हैवी है, एसी हो गया, अवन हो गया, गीजर हो गया, इसके लिए कितना चाहिए आपको, 15 एम्पियर। ये ध्यान रखना, 5 और 15 दो नंबर बस ध्यान रखो। तो ये थी आपकी हीटिंग इफेक्ट यानी जूल्स लॉस की सारी एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन होगी, एक डिवाइसेस वाली, बल्ब वाली और फ्यूज वाली। आज के टाइम में फ्यूज क्या यूज करते हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, नीचे गिर जाते हैं फिर उसको ऊपर कर देते हैं। होता कुछ नहीं है, नीचे जब गिरता है इसका मतलब क्या, सर्किट आपका ऐसे ब्रेक हो जाता है, लेकिन जैसे आप उसको ऊपर करते हो तो सर्किट आपका वापस से कनेक्ट हो जाता है। तो बार बार आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर, वो सब नहीं पढ़ना पेपर के हिसाब से। ये बस लास्ट टॉपिक तक खत्म। तो ये हो गया पूरा चैप्टर खत्म आपका, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। थ्योरी पार्ट करना, न्यूमेरिकल्स तो भाई कितना कर लो उतने कम है, आप 100 कर लो, 200 कर लो, वो भी आपको कम पड़ेंगे। और टेढ़े मेढ़े नहीं करने भाई, बिल्कुल भी सिंपल सरल। जो आपके 13 फॉर्मूले बस इन्हीं में से जो आपके न्यूमेरिकल्स आने हैं, सिंपल बेसिक एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से। फटाफट से एक बार ओवरव्यू देख लो जो जो हमने किया। सबसे पहले करंट का फॉर्मूला Q अपॉन में T, जिसकी ऐसे यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर यानी कूलम्स पर सेकंड। एमीटर इसका सिंबल होता है और सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आइडियल रेजिस्टेंस इसकी 0 होनी चाहिए। फिर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट होता है जूल्स पर कूलम, यानी 1 जूल का वर्क डन हो रहा है जब 1 कूलम पे, तो वोल्टेज हो जाएगी 1 वोल्ट। डिवाइस है इसका मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। कनेक्ट कैसे करेंगे, पैरेलल में। आइडियल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी। फिर हमारे पास रिलेशन आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे V इक्वल टू IR, यानी R आपका कांस्टेंट है इसके अंदर, यानी V और I पे डिपेंड नहीं करता। V कितना कम ज्यादा करो, I कितना कम ज्यादा करो, R पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा यूनिट है ओम, सिंबल है इसका ओमेगा। रेजिस्टेंस है कांस्टेंट, V I पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और डायमीटर के स्क्वायर पे। इनवर्सली है ये एरिया के, लेंथ के डायरेक्टली है, टेम्परेचर के डायरेक्टली है। मटेरियल डिपेंड करता है क्या है, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, मरकरी। आपको रेसिस्टिविटी याद नहीं करनी है, रेसिस्टिविटी टेबल वहां पे दे रखा होगा, ठीक है ना।
सीरीज के अंदर फॉर्मूला है, अगर मान लो एंड टू एंड कनेक्ट करते हो सारे रेसिस्टर को तो R1 R2 R3 R4 जितने भी हैं, पैरेलल में करते हो तो 1/R1 1/R2 1/R3। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट, वोल्टेज। और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्ट। यहीं से हमारे पास फॉर्मूला आया था R = ρL/A, यानी रो आपका हो गया क्या? RA/L। रो की ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। और रो है क्या? रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। और रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इज टेकन। ये ध्यान रखना रिलेशन इसका, ठीक है। लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन इससे न्यूमेरिक्स आपके नहीं बनते हैं। फिर इसके बाद पावर, पावर है वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी वॉट। 1 वॉट का मतलब 1 जूल 1 सेकंड में काम हो रहा है, 10 वॉट मतलब 10 जूल 1 सेकंड में काम हो रहा है। फिर 3 और फॉर्मूले हैं इसके, V × I, V² अपॉन में R, I² × R, ये हमने डिराइव किए थे किसी से, इससे, ठीक है। फिर एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और यहाँ पे जो आप पावर रखोगे किलोवाट में रखोगे, टाइम रखोगे आप आर के अंदर, बाकी सब में पावर किस में रहेगा? वॉट में रहेगा। फिर एनर्जी से हमारे पास क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I² RT, और इसकी एप्लीकेशन जिसमें आपने देखा डिवाइस, बल्ब और फ्यूज। क्लियर है? अच्छा, जो पैरेलल वाला हमने देखा था, इसमें डोमेस्टिक सर्किट की एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बतानी है कि किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, सीरीज में, और क्यों कनेक्टेड है। देन लास्ट है आपके पास Q = N, हालांकि इससे ज्यादा आते नहीं है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की क्वांटिटी बताना। आपको बोल देंगे मान लो 10 कूलम है, तो 10 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है? Q = Ne। तो आपको Q दे रखा है 10, N निकालना है, तो E इसके नीचे आ जाएगा। E मतलब इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, याद करके जाना, आपके पास ये आ जाएगा। और ज्यादा अगर ध्यान रखना हो तो ये ध्यान रख लेना कि एक कूलम के अंदर 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चार्ज ध्यान रख लेना, एक ये ध्यान रख लेना। हालांकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज्यादातर आते नहीं है, बट फिर भी ध्यान रख लो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो आपको सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा सीधा ध्यान रखो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मान लो आपका कैलकुलेट वगैरह करके आ जाए तो 10 कूलम था ना, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर? सीधा से मल्टीप्लाई कर दो। 20 कूलम आ जाए तो सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इसी के साथ फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका खत्म। थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए। अब चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, एग्जांपल उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस है आप आंसर कर सकोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 13 फॉर्मूले जो बताए ये अच्छे से याद कर लेना। डेरिवेशंस, एसआई यूनिट्स, डेफिनेशंस, रिलेशंस और ग्राफ, ये सारी चीजें आपको करनी है। और थ्योरी के जो मेन 3 क्वेश्चन थे जो 3-3 नंबर वाले आते हैं, जैसे कि सीरीज और पैरेलल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशंस, और तीसरा क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये 3 चीजें जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, हालांकि बाकी सारे 1-1, 2-2 नंबर के हैं, लेकिन यही आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो थ्योरी पार्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी का सारा आपका खत्म हो जाएगा। ना इससे ज्यादा करने की जरूरत है, ना इससे कम, इस चीज की गारंटी है। तो लर्न करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अब क्या ना, टाइम चल रहा है बहुत फास्ट, और बच्चे आप लोग उससे भी ज्यादा फास्ट रखो, ठीक है ना। तो आप लोग चाहते हो कि 5-5, 10-10 मिनट के अंदर जो है सारा चैप्टर आपका कवर हो जाए, तो ठीक है वो भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बेटर ये है कि अगर आप चैप्टर कर ही रहे हो, टाइम अपना दे रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम अपना बढ़ाओ और इस तरीके से करो कि आपका सब कुछ कवर हो जाए, कुछ बचे भी ना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। और उसके लिए एटलीस्ट 1-1.25 घंटा चैप्टर को देना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, जैसे आज का चैप्टर था 1-1.25 घंटे में हमने निपटा दिया, तो क्या एग्जाम से पहले आप लोग 1-1.25 घंटा हर एक चैप्टर को दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो हर एक चैप्टर की इसी तरीके से फ्लैश रिवीजन की मैं आपको वीडियोस और लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर पहला सेक्शन हम करेंगे फिजिक्स का, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, देन आपका ह्यूमन आया, देन मैग्नेटिज्म, देन लाइट, फिर उसका केमिस्ट्री का सेक्शन, फिजिक्स का सेक्शन, और कोशिश रहेगी कि 1-1.25 घंटे के अंदर ही पूरा चैप्टर आपका हो जाए। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सही से पढ़ना है, टॉपिक बेशक से कम लेने हैं, लेकिन जो ले रहे हो वो आप सही से करते चलो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा भाई टाइम देना पड़ेगा। सब चीजें कट शॉर्ट में नहीं होती, और ये तो सिर्फ देखने तक की बात थी, देखोगे समझ आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो जरूरी है, जो कि हर बार कहता हूं, वो है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी मार्क्स नहीं बनेंगे किसी के भी। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साइंस में राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। लिखो, प्रैक्टिस करो, चेक कराओ, फिर जो गलतियां होंगी उसको ठीक करके दोबारा लिखो, तभी जाके परफेक्शन आएगी। सिर्फ सुन के आंसर फ्रेम करके लिखोगे तो मार्क्स नहीं बन पाएंगे। टॉपिक्स वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम चीज सब बच्चों को याद करनी है, लेकिन फिर फर्क क्या आता है, क्या
ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे 60% लेकर आ रहे हैं सेम चीज लर्न करके, कुछ बच्चे 90% लेकर आ रहे हैं सेम चीज लर्न करके? फर्क आता है आंसर राइटिंग में। टॉपर्स की आंसर शीट देखो किस तरीके से उन्होंने लिखी होती है। जितने भी आपने सैम्पल पेपर्स की बुक्स वगैरह ली होंगी, कहीं ना कहीं एक आपकी ऐसी आंसर शीट होती है इसमें टॉपर्स के आंसर होते हैं। नहीं होते तो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, देखो किस तरीके से लिखा होता है, क्वालिटी मिलेगी उनके अंदर। तो एक 60-70 वाले बच्चे को और एक 90-95 बच्चे को जो डिफरेंशिएट करता है वो उसके आंसर की क्वालिटी होती है। और वो कैसे आती है? रिटन प्रैक्टिस से आती है। जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर की क्वालिटी आपकी इंप्रूव नहीं होगी। कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो वो सुनते हैं और उस हिसाब से फ्रेम करके वो लिख भी देते हैं, लेकिन वो कुछ होते हैं। अगर सभी ऐसे होते हैं ना तो सबके 90% आ रहे होते हैं, 95% आ रहे होते हैं, लेकिन सबके नहीं आ रहे ना। इसका मतलब कहीं ना कोई बात तो है। लेकिन बात ये हो जाती है कि सब बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं, वो कुछ बच्चे हैं जो आंसर अपना बढ़िया तरीके से बना के लिख सकते हैं, और इसी गलतफहमी में पेपर हो जाता है खराब। करके आते हो बढ़िया, लगता है कि यार सब कुछ बढ़िया करके आए थे, सब कुछ याद था, लेकिन मार्क्स नहीं आए। तो मार्क्स क्यों नहीं आए? क्योंकि भाई आंसर में क्वालिटी नहीं थी, सही तरीके से आपने प्रेजेंट नहीं किया अपने आंसर को। प्रेजेंट करने वाला ये नहीं है कि अंडरलाइन करना है, बोल्ड इटैलिक्स में लिखना है, कलर कर देना है। पॉइंट्स आपके जो इंक्लूड होने चाहिए, किस तरीके से आपको फ्रेम करना है आंसर, वो इंपॉर्टेंट है। जितने भी थ्योरी वाले एग्जाम है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो एसएसटी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, जितने भी थ्योरी वाले एग्जाम है, सब में आंसर राइटिंग मैटर करती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है भाई रिटर्न में। रिटर्न में प्रैक्टिस करो। आपने लेक्चर देखा, आपको समझ आ गया, उसके बाद क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस को लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर चेक कराओ। चेक होने के बाद जो गलतियां आती हैं उसको फिर सुधार के दोबारा से लिखो। तो जितनी बार लिखोगे, जब तक एक परफेक्ट आंसर आपके पास नहीं आता तब तक उसको प्रैक्टिस करते रहो। और आप कहोगे सर इतना तो टाइम है नहीं, तो कैसे करें? तो ठीक है, इतना टाइम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, या कोई भी सैंपल पेपर की पीवाई की बुक है, सॉल्यूशन सब में होते हैं। हार्ड वर्क की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो इस टाइम पे। लिखने से पहले ही आपके दिमाग में पता है, आपने लेक्चर देख लिया, आपको समझ आ गया, आपको पता है क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। अब लिखने से पहले एक बार सॉल्यूशंस पे चले, सीधा सीधा सॉल्यूशंस पे चलो और देखो कि क्या जो मैं सोच रहा था वो सारे इसके अंदर पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको लिख लो। और अगर नहीं हो रहे तो एक आधा पॉइंट जो उसके अंदर एक्स्ट्रा है, जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, उसको ले लो, उसको याद कर लो, और उसके बाद एक ही बार में आंसर लिखो। लेकिन लिखना जरूर है, एक बार लिखो मगर अपने हाथ से आंसर को निकालो एक बार। इस तरीके से आपके पॉइंट्स भी सारे कवर हो गए और आपने लिख भी लिया। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो साथ के साथ। लेकिन करो, बिना करे नहीं होगा। और ये टाइम वो करने वाला ही है जो 1 महीना आपके पास रह गया नेट, ये सिर्फ करने वाला टाइम है, इसमें सोच के टाइम नहीं गवाना।